सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का अपनी आईआर वाली सीरीज़ में। आज हम आप आईआर का फोर्थ टॉपिक देखेंगे, जिसमें से गाजा पीस समिट का डिटेल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई इन द न्यूज़ रिसेंटली यूएसए एंड इजिप्ट को होस्टेड द गाजा पीस समिट इन शर्म अल शेख, इजिप्ट टू एडवांस पीस इन गाजा एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में और गाजा वाले रीजन में पीस के लिए अमेरिका और इजिप्ट ने शर्म अल शेख में एक पीस समिट की है। तो चलिए देखते हैं पीस समिट से क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या इसके रिजल्ट निकले थे। During the summit, four ceasefire mediators, the US, Egypt, Qatar, and Turkey, signed a declaration to inaugurate the US's 20-point peace plan or the Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity। तो ये चार स्टेट थे, यूएस, इजिप्ट, कतर और तुर्की ने। इन्होंने यूएसए के 20 पॉइंट वाले पीस प्लान पर जो ट्रंप भैया ने बनाया है उसमें साइन किया है और बताया है किस तरह से जो मिडिल ईस्ट में है यहाँ पीस हो सकती है, मेनली गाजा वाली एरिया में। पीस प्लान डिक्लेयर्स दैट फ्यूचर डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व वाया डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड नेगोशिएशन, नॉट थ्रू फोर्स और प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें ये बात की गई है कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है, फ्यूचर डिस्प्यूट कोई भी होता है, तो वो किसके द्वारा रिजॉल्व होगा, वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और निगोशिएशन के थ्रू होगा। इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की वो नहीं रहेगा कि अब युद्ध करना है, ये करना है। प्लान कॉल्स फॉर हमास डिसआर्मामेंट एंड एन इंटरनेशनली सुपरवाइज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। इसमें हमास के आर्मामेंट की बात की गई है कि पूरी तरह से उसमें जितने भी उसके आर्म्स हैं उसको हटा दिया जाए, और एक इंटरनेशनली सुपरवाइज रिकंस्ट्रक्शन की बात भी की है गाजा की। Long term, Trump's 20-point plan stipulates that no Palestinians will be militarily forced to leave Gaza and that Israel will agree not to occupy or annex the Gaza Strip। तो इस ट्रंप के प्लान में ये भी बताया गया है कि जो ये फ़लस्तीन का जो क्षेत्र है उसको किसी भी मिलिट्री एक्शंस के द्वारा नहीं फोर्स किया जाएगा गाजा को छोड़ने के लिए, और ना ही जो इजराइल है ये गाजा स्ट्रिप को एनेक्स करेगी। ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंटली 20-point प्लान फॉर गाजा डजन गारंटी 2 स्टेट सोल्यूशंस और द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन। इसके अलावा जो 20 प्लान ऑफ गाजा है ये गारंटी नहीं करता कि 2 स्टेट प्लान होगा, सोल्यूशन होगा, फलस्तीन अलग होगा, इजराइल अलग होगा, और ना ही वो फलस्तीन के क्रिएशन के बारे में भी कुछ बात करता है। बस इतना बताता है कि फलस्तीन को किसी तरह से गाजा छोड़ने के लिए मिलिट्री फोर्स नहीं किया जाएगा, और ना ही गाजा स्ट्रिप को इजराइल ऑक्यूपाई करेगा। इंडियाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स अटेंडेड द समिट एंड अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स टुवर्ड्स अ लास्टिंग पीस इन द रीजन। तो एस जयशंकर साहब जी ने इसमें भाग लिया था और देखा था कि बोला था कि ठीक है भाई, ये एक तरह से इस रीजन में पीस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। की माइलस्टोन्स इन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। 1917 में क्या हुआ था, बॉलफोर डिक्लेरेशन हुआ था। ब्रिटेन टू कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सपोर्टेड ज्यूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन। तो जो पैलेस्टीन में ज्यूइश रह रहे हैं उनको सपोर्ट किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था। फिर आता है 1947, जब यूएन पार्टीशन प्लान डिवाइड्स पैलेस्टीन इनटू सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट्स विद जेरूसलम अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल। ठीक है। 1947 में यूनाइटेड नेशन का रोल आता है कैसे फ़लस्तीन को ज्यूइश और अरब स्टेट में डिवाइड करता है। फिर आता है 1967, 6 डे वार, इजराइल ऑक्यूपाइज द वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, सिनाई पेनिनसुला एंड गोलन हाइट्स। ये सब जी एरिया हैं जहाँ जूस वाले एरिया में रहते थे, मतलब तो इस तरह से जो इजराइल है उसने इन सारे एरिया को कैप्चर किया। 1967 की बात है। फिर आता है 1993, जब हुआ ओस्लो एकॉर्ड्स, जिसमें ग्रांट्स लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस टू पैलेस्टीनियंस इन पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा। तो गाजा और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन को कुछ ग्रांट्स दिए गए कि आप सेल्फ गवर्नेंस कर सकते हैं। फिर आया 2006, जिसमें हमास की विन होती है फ़लस्तीन में, एंड लेजिस्लेटिव इलेक्शंस काजिंग टेंशंस बिटवीन फतह एंड हमास। तो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हमास की विक्ट्री होती है फ़लस्तीन में, तो इस तरह से दोनों के बीच में फिर टसल पैदा होता है। फिर आता है 2020 में अब्राहम रिकॉर्ड होता है टू नॉर्मलाइज रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड अरब स्टेट्स। ठीक है। सिग्निफिकेंट देख लेते हैं क्या है पीस इन द रीजन का। रीजनल प्रोस्पेरिटी, अगर उस रीजन में रहेगा पीस तो हो जाएगी प्रोस्पेरिटी। कैसे, द पीस प्लान कुड एड इन द एक्सपेंशन ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स एंड अनब्लॉक ब्रॉडर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अब्राहम अकॉर्ड्स आर यूएस
future of US Middle Eastern diplomacy involving peace agreements between Israel and United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, etc. तो ये 2020 में ट्रम्प जो उसमें यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अब्राहम रिकॉर्ड बनाया था कि हम लोग कैसे इजराइल के जो संबंध है उसको मिडिल ईस्ट के संबंध के साथ अच्छा बना सकते हैं, और इस तरह से अमेरिका का भी इससे प्रॉफिट रहेगा। तो रीजनल प्रोस्पेरिटी से बनी रहेगी। स्ट्रेटजिक लोकेशन है जहाँ ये सब लड़ रहे हैं, जो रीजन है ये अरब वाला, ये रेड सी के आसपास वाला एरिया रिच है ऑयल में, गैस में, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ क्रिटिकल ग्लोबल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे रेड सी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, सुएज कनाल, जहाँ से वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन में लोकेटेड हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स, जैसे ग्रेट पावर कंपटीशंस कैन लीड टू रीजनल फ्रेगमेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ पीस, शोइंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाल चाइना हैज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन। कुछ ग्रेट पावर्स का कंपटीशन चल रहा है, ये इनका मतलब जैसे रसिया और चाइना का, जिससे रीजनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है अगर ये पीस नहीं रहती है। तो इसमें एग्जांपल दिया है रसिया और चाइना का। Global trade, the region houses one of the youngest and fastest growing populations, expected to reach around 580 million people by 2030, serving as a market for goods and services in times of peace। तो ये 2030 में 580 मिलियन पीपल हो जाएगी, जिस तरह से गुड मार्केट और सर्विस प्रोवाइड कराता है अगर पीस वहाँ रहा तो। Importance for India, energy and remittances from the Indian workforce in the region are of vital strategic interest for India. India imports nearly 70% of its annual oil from the region and is gaining importance through initiatives groupings like Middle East, India Middle East Europe Economic Corridor ITU2। इसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई रहेंगे। इस तरह से इंडिया का भी बेनिफिट रहेगा काफ़ी कि अगर इस यहाँ पर्टिकुलर रीजन में पीस रहेगी तो इंडिया का जो ट्रेड है, क्योंकि हम लोग अपना जो ऑयल रहता है क्रूड ऑयल, वो 70% क्रूड ऑयल इसी रीजन से मंगाते हैं, तो इसमें से इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडिया के स्टांस देखते हैं फिलिस्तीनी इशू में क्या कह रहा है। सपोर्ट फॉर टू स्टेट सोल्यूशंस ड्रिवन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कॉलोनियल सॉलिडारिटी विद अरब स्टेट्स एंड कमिटमेंट टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो इंडिया हमेशा से ही 2 स्टेट वाले जो वो है क्या कहते हैं इसको, सोल्यूशन को हमेशा से सपोर्ट किया रहता है। इंडिया फेवरेट्स अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ फिलिस्तीन लिविंग साइड बाय साइड विथ इजराइल। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फिलिस्तीन इन 1988। इंडिया चाहता है कि फिलिस्तीन बने, मतलब फ़लस्तीन का अलग से स्टेट हो, वो इजराइल में ही रहे, लेकिन एक तरह से उसको अलग से रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए। फिर आता है 1999 से 2014 तक क्या रहा। स्ट्रेटजिक टाइज विद इजराइल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल इन 1992, मार्किंग अ फंडामेंटल पॉलिसी शिफ्ट। प्रेजेंटली इंडिया एंड इजराइल हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक कनेक्शन विद इंडिया बीइंग टॉप बायर ऑफ इजराइल्स डिफेंस प्रोडक्ट्स। तो 1992 में हम लोगों ने इजराइल से एक तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग उससे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। आज वो बहुत बड़ा हम लोगों का एक तरह से इम्पोर्टर है डिफेंस के मामले में। अब देखते हैं 2014 से प्रेजेंट तक में क्या हुआ। डी हाइफिनेशंस, इट स्टेबलाइजेस डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल सेपरेट फ्रॉम दोज इंडिया एंड वुड हैव विद पैलेस्टीन। नियर प्राइम मिनिस्टर विजिट टू बोथ इजराइल एंड पैलेस्टीन हाईलाइट्स दैट इंडियाज टाइज विद इजराइल वुड नॉट अल्टर इट्स फंडामेंटल एटीट्यूड ऑन पैलेस्टीन। तो ये है कि मतलब इजराइल के साथ हम लोग को संबंध है भी, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम लोग फ़लस्तीन की जो रिकॉग्निशन है उसको ख़त्म कर दी, वो अभी भी है। कंक्लूजन देखते हैं। India's present foreign policy towards Israel has witnessed strategic recalibration from historical support to Palestine to increased engagement with Israel. India has gradually shown pragmatic shift in its priorities, aligning with its moral commitments, strategic imperatives and regional geopolitics। तो ये सब वही बात की गई है। कुछ लोकेशन देख लेते हैं कि यहाँ क्या दिया गया है, जैसे गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, सिनाई पेनिनसुला, जेरूसलम की बात की गई है। तो ये देखिए, ये रहा, ये गाजा स्ट्रिप है। इसके अलावा इजराइल, इजिप्ट, अन-नुसरत कैंप, अल जवादा कैंप। ठीक है, ये गाजा। अब लोकेशन की देखते हैं। स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑन द मेडिटेरियन सी बॉर्डरिंग इजिप्ट टू द साउथ अंडर द सेमी ऑटोनोमस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सिंस 1983। तो 1993 से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर कंट्रोल में है। वेस्ट बैंक लैंड लॉक्ड रीजन टू द वेस्ट ऑफ जॉर्डन एंड ईस्ट ऑफ इजराइल, टेरिटरीज डिवाइडेड इनटू 3, fully controlled by Israel, fully controlled by Palestine and once shared between Israel and Palestine। तो वेस्ट बैंक के 3 पार्ट हैं, जैसे ये वेस्ट बैंक हो गया, ये दिख रही है वेस्ट बैंक, इसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है जो इजराइल के उसमें चल रहा है, एक पार्ट है जो फ़लस्तीन के पार्ट में चल रहा है, और एक पार्ट जो है वो दोनों के उसमें से कंट्रोल है, आधा आधा कंट्रोल चल रहा है। तो ये वेस्ट बैंक हो गया जो जॉर्डन से जुड़ता है वेस्ट की तरफ से, और ये देखिए इजराइल, ये देखिए, और ये इजराइल से जुड़ता है ईस्ट की तरफ से। गोलन हाइट्स बाउंडेड बाय द
जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गैली ऑन द वेस्ट कंटिन्यूस बिटवीन इजराइल सीरिया सिनाई पेनिनसुला लाइज बिटवीन सुएज कनाल एंड द गल्फ ऑफ अकाबा बाउंडेड बाय मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। ठीक है, जेरूसलम दोनों की राजधानी बनाई दी गई है, जो एंशिएंट सिटी है, होली सिटी मानी जाती है तो जीविस क्रिश्चियन मुस्लिम के लिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टर्म हम लोग आते हैं इंडिया और यूरोप का जो इकोनॉमिक वो है, क्या कहते हैं उसको, पार्टनरशिप वाला। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप टेपा साइंड ऑन 10 मार्च 2024 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, EFTA विल प्रमोट इन्वेस्टमेंट वर्थ $100 बिलियन इन इंडिया ओवर 15 years, अ मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया, and this is accompanied by the creation of 1 million direct jobs in India, a first in any FTA signed by the country। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या हम लोगों को फ़ायदा होगा, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा 15 साल के बीच में, मेक इन इंडिया को बूस्ट होगा, 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी, और इस तरह से जो FTA है पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है इससे। मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स, इससे क्या होगा, इंडियन एक्सपोर्ट्स इन सेक्टर्स लाइक मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स टू हैव इम्प्रूव एक्सेस टू EFTA मार्केट्स, इन्हेंसिंग कम्पिटिटिवनेस एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस कॉस्ट। तो इंडिया की जो ये सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली मशीनरी वाला, ऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स वाले हैं, इनको मार्केट मिलेगा, बेस्ट मार्केट मिलेगा। ठीक है, इससे इनकी कॉम्पिटिटिवनेस इन्हेंस होगी और कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस होगा। अंडर टेपा EFTA हैज ऑफर्ड 92% ऑफ टैरिफ लाइन्स इनकम्पासिंग 99.6% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स। तो इतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा, मतलब इतना टैरिफ नहीं लग सकता है। बूस्ट फॉर सर्विसेज एंड मोबिलिटी, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन FTA टू इंक्लूड म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स in regulated professions like nursing, chartered accountancy and architecture, making it easier for Indian professionals to work in EFTA countries। ठीक है, इस तरह से इनको म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ है कि नर्सिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, आर्किटेक्चर में कैसे वो जो प्रोफेशनल्स है वो काम कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड एक्सेस वाया मोड 1, मोड 3 एंड मोड 4, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, commercial presence and greater certainty for entry in temporary stay of key personnel। Intellectual property rights देखते हैं। TEPA ensures IPR commitments at TRIPS level along with fully addressing India's interest in generic medicines and those related to evergreening of patents। तो TEPA ने इंश्योर किया है कि IPR कमिटमेंट होगा ट्रिप्स लेवल पर किस किस चीज़ें में, जेनेरिक मेडिसिन में और एवरग्रीन पेटेंट्स जो भी हैं नॉर्मल। सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, इट विल फोस्टर ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी, सिंप्लीफिकेशन, हार्मोनाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी इन ट्रेड प्रोसीजर्स। टेक्नोलॉजी कोलाबोरेशंस क्या है, एक्सेस टू वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजीज इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग, हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी हम लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा EFTA के द्वारा। प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, हेल्थ में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। reinforces India's global image, positions India as an equal negotiating partner with advanced economies, ensuring outcomes aligned with its long-term strategic and development interest। ठीक है, EFTA कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। EFTA is an intergovernmental organization set up in 1960 for the promotion of free trade and economic integration to the benefit of their trading partners across the globe। Its current members are Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, which are in the Schengen area but are not EU member states। It has a population of 13 million and a combined GDP of more than 1 trillion। India is the EFTA's fifth largest trading partner after the European Union, United States, Britain and China। Among EFTA, Switzerland is the largest trading partner of India, followed by the Norway। ठीक है, तो ये कुछ EFTA के बारे में बताया गया था। यहाँ के कुछ कंट्रीज़ हैं, पहली कंट्री 1, 2, ये दूसरा ही है, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ये इसके साथ इशू क्या क्या है भाई, इशू देख लेते हैं। इशूज़ विद द एग्रीमेंट, लिमिटेड बेनिफिट्स फॉर इंडिया द बेनिफिट्स आर लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स इन गुड्स गिवन प्री एग्जिस्टिंग लो टैरिफ रेट्स इन EFTA ब्लॉक एंड मोस्ट इम्पोर्ट्स ऑलरेडी रिसीविंग टैरिफ फ्री ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फेवर नहीं होगा क्योंकि अभी जितने भी गुड्स हैं मोस्टली जो टैरिफ फ्री ट्रीटमेंट भी चल रही हैं। द एग्रीमेंट मेनली फेवर्स EFTA एक्सपोर्ट टू इंडिया थ्रू टैरिफ रिडक्शंस एंड बेटर मार्केट एक्सेस। इसको EFTA वालों को ही फ़ायदा होगा कि इंडिया में लो टैरिफ पर ये अपना माल एक्सपोर्ट कर पाएंगी।
ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ेगा। डिस्पाइट मॉडेस्ट करंट ट्रेड वॉल्यूम्स, इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ रुपीज़ अराउंड 1.97 बिलियन टू EFTA इन फाइनेंशियल ईयर 25 अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ 22 बिलियन। तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 1.97 बिलियन का, इंपोर्ट कर रहे हैं 22.44 बिलियन का, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहा, ट्रेड इम्बैलेंस दिख रहा है। Limitations of the pact. Several analysts warn that India is likely to keep facing difficulties in exporting farm produce to Switzerland due to a complex wave of tariffs, quality standards, and approval requirements. Agricultural items including dairy, soya, coal, etc. placed on the exclusion list. तो कुछ एक्सक्लूजन लिस्ट भी हैं, इससे बताते हैं कि हम लोगों को कैसे डिफ़िकल्टीज़ करेंगे एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। इसे हम लोगों के एक्सक्लूजन में बताया गया है, डेयरी, सोया, ETC हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा, ये भी कुछ वो है। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।